नमस्कार। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर लाए गए अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों का समर्थन जुटाने की मुहिम में लगे और इसी कड़ी में आज उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के समर्थन के बावजूद राज्यसभा में अध्यादेश के मुद्दे पर केजरीवाल की कश्ती आखिर कैसे पार होगी। केजरीवाल कांग्रेस के साथ पींगे बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपने सियासी नफा नुकसान में उलझी। केजरीवाल को समर्थन के मुद्दे पर कांग्रेस दो धड़ों में बंटती दिखाई दे रही है, जिनमें एक गुट का मानना है कि किसी भी सूरत में केजरीवाल का समर्थन कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाला साबित होगा। ऐसे में प्रश्न इसी बात को लेकर है कि केजरीवाल की ये कसरत बगैर कांग्रेस के आखिर कैसे रंग लाएगी। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों के समर्थन की मुहिम में जुटे केजरीवाल। समर्थन के लिए अखिलेश की चौखट पर केजरीवाल। बगैर कांग्रेस समर्थन के राज्यसभा में कैसे बनेगी बात। केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लाए गए अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। इस अभियान के तहत केजरीवाल गैर बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री और नेताओं के साथ मुलाकात कर चुके हैं। इसी कड़ी में आज अरविंद केजरीवाल ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की है। अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी पहुंचे हुए थे। अध्यादेश के अलावा आगामी लोकसभा चुनाव, विपक्षी एकता समेत कई सियासी मुद्दों को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद कुछ नए सियासी समीकरण भी बन सकते हैं। ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग, कोई ऑफिसर काम ना करे तो उसकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, गलत काम करे, भ्रष्टाचार करे, उसके खिलाफ एक्शन, नई पोस्ट क्रिएट करना, रेगुलराइजेशन करना, ये सारी जितनी भी शक्तियां थी वो सारी शक्तियां उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करके छीन ली दिल्ली सरकार से, आम आदमी पार्टी की सरकार से। उसके बावजूद हमने काफी काम किया और इतना काम किया कि अगली बार फिर हम भारी बहुमत से जीते। 70 में से 62 सीट आई हम लोगों की। लेकिन 8 साल की कोर्ट कचहरी की लड़ाई के बाद 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5-0 से फैसला दिया कि सारी शक्तियां चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए। अगर चुनी हुई सरकार के पास अफसरशाही पे कंट्रोल करने की शक्तियां नहीं होंगी तो वो सरकार काम नहीं कर सकती, चुनी हुई सरकार काम नहीं कर सकती, और ये संविधान के खिलाफ है। बहुत क्लियर ऑर्डर था, स्ट्रांग ऑर्डर था। हमें अपना अधिकार, दिल्ली के लोगों को अपना अधिकार पाने में 8 साल लग गए, लेकिन मोदी जी को 8 दिन लगे। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और 19 मई को प्रधानमंत्री जी ने अध्यादेश पारित करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, पलट दिया। मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि दिल्ली का अध्यादेश जो आया है वो एंटी डेमोक्रेटिक है। इस ऑर्डिनेंस के जो सोच है वो एंटी डेमोक्रेटिक है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी का पूरा साथ आपके साथ है। साथ ही साथ जो आप अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रहा। अच्छे काम को बिगाड़ने का काम देश में अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और आपके अच्छे काम को और अच्छी सोच को देख करके घबरा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि दिल्ली की जनता कहीं 7 बटे सन्नाटा न कर दे बीजेपी को, इसलिए आपके खिलाफ ये ऑर्डिनेंस आया है। मैं आपका सहयोग करूंगा, साथ दूंगा। हमारे जितने भी सदस्य हैं वो आपके साथ होंगे। अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की मुलाकात पब्लिक डोमेन में आने के बाद चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि अगर अध्यादेश पर समाजवादी पार्टी का समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल भी गया तो इसका केजरीवाल को सियासी फायदा कितना होगा।
क्या सपा के साथ आ जाने से केंद्र की ओर से अध्यादेश के प्रस्तावित कानून को राज्यसभा में रोकने में मदद मिलेगी? जवाब अगर नहीं है तो फिर इस मुलाकात के सियासी निहितार्थ क्या है? क्योंकि अध्यादेश के खिलाफ अगर अरविंद केजरीवाल को समर्थन जुटाना है तो कांग्रेस का साथ हर हाल में जरूरी है, क्योंकि बगैर कांग्रेस के सपोर्ट के केंद्र के प्रस्ताव को राज्यसभा में रोकना नामुमकिन है। और कांग्रेस का साथ अगर मिल भी जाता है तो उन्हें सभी विपक्षी दलों को साथ लाना जरूरी होगा। चलिए आपको बताते हैं कि राज्यसभा में सांसदों का समीकरण क्या कहता है। राज्यसभा सांसदों का समीकरण। अध्यादेश पर मतदान की स्थिति में 233 सांसद करेंगे मतदान। किसी भी पक्ष के लिए 117 सांसदों का समर्थन जरूरी। राज्यसभा में बीजेपी के पास अपने 92 सांसद, सहयोगी दलों के कुछ सांसदों का समर्थन भी बीजेपी को हासिल। विपक्षी दलों में कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा 31 सांसद। राज्यसभा में सपा के केवल 8 सांसद। यानी इन आंकड़ों से साफ है कि अध्यादेश पर बगैर कांग्रेस के समर्थन के केजरीवाल की बात नहीं बनने वाली। कांग्रेस के साथ उन्हें सभी विपक्षी दलों के सपोर्ट की जरूरत होगी। लेकिन अभी तक का जो सियासी समीकरण कहता है कि कांग्रेस और आप के बीच बात नहीं बन पा रही है। केजरीवाल तो हसरत भरी निगाह से कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी अपने नफे नुकसान का आकलन करने में जुटी है। जबकि हकीकत ये है कि केजरीवाल की पार्टी को समर्थन देने के मामले में कांग्रेस दो खेमों में बटी हुई दिखाई दे रही है। एक धड़ा किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी के साथ जाने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि फिर केजरीवाल की इस कसरत का फायदा क्या होगा। अहम सवाल ये भी है कि क्या अध्यादेश की आड़ में अरविंद केजरीवाल मिशन 2024 के लिए विपक्षी एकता के मंसूबों को पूरा करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। यहाँ तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से राजधानी लखनऊ में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने अध्यादेश के मसले पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी का समर्थन करने का ऐलान कर दिया। साथ ही बीजेपी पर जोरदार तरीके से अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छे काम बिगाड़ने का काम बीजेपी करती है। आरोप लगाया कि दिल्ली में अधिकारियों की लड़ाई में अध्यादेश का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि बीजेपी को डर है कि आम आदमी पार्टी कहीं लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर खेल ना बिगाड़ दे, और यही वजह है कि बीजेपी परेशान कर रही। हालांकि इस तरह के आरोप तो तमाम विपक्षी दलों की तरफ से लगाए जाते हैं कि बीजेपी भेदभावपूर्ण कार्रवाई करती है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, यानी कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में, वहां की सरकारों को परेशान किया जाता है। उधर अध्यादेश पर मुहिम में जुटे हुए हैं अरविंद केजरीवाल, और इसी कड़ी में आज वो राजधानी लखनऊ पहुंचे, जहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई। जहां लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि अध्यादेश पर बगैर कांग्रेस के समर्थन के आखिर केजरीवाल की बात कैसे बन पाएगी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने इन मेहमानों से। मेरे साथ रविंद्र प्रताप सिंह जी हैं, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए पार्टी के प्रवक्ता नीतेश चौरसिया जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं, और अनिल गोयल साहब, नेता भारतीय जनता पार्टी, भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत नीतेश जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। अखिलेश यादव की चौखट पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल, मुलाकात तो हो गई, समर्थन का ऐलान भी कर दिया, लेकिन बात बनेगी कैसे? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, दर्शकों को मेरा प्रणाम, आप सभी को भी मेरा नमस्कार जी। ये अध्यादेश की लड़ाई एक प्रकार से सेमीफाइनल है। इस बात को आम आदमी पार्टी दावा करती है। जितने भी गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं जी, वहाँ ये समझिए उनके लिए एक प्रकार का उदाहरण है कि किस प्रकार से तानाशाही का एक बेहतर उदाहरण आप अध्यादेश के माध्यम से देख सकते हैं कि अन्य गैर भाजपा शासित राज्यों में किस प्रकार से अपना एक हथियार बनाया जा रहा है अध्यादेश को। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ये दिल्ली में इन्होंने अध्यादेश लाके करा है। हम 2 करोड़ जनता की तरफ से सभी पार्टियों के पास जा रहे हैं और अध्यादेश पे अपना राज्यसभा में ये अध्यादेश
बतौर बिल ना पास हो सके, इसके लिए उनका समर्थन मांग रहे हैं। ये बात सच है कि अभी तक कांग्रेस अपने स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई और वो अध्यादेश पे उसके अलग अलग ओपिनियंस आ रहे हैं, अलग अलग नेता के अलग अलग ओपिनियंस आ रहे हैं। जबकि दिल्ली राज्य से जो उनके स्टेट से कई सारे ओपिनियन सुनने में ऐसे आए हैं कि भाई वो भाजपा के समर्थन में है। तो ये स्टैंड उनको क्लियर करना है कि क्या वो भाजपा के समर्थन में रहेंगे, दिल्ली की जनता के समर्थन में नहीं रहेंगे। तो आम आदमी पार्टी क्या करेगी, क्योंकि सभी दलों का समर्थन जरूरी है और कांग्रेस का खासतौर पर 31 राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस के पास। अगर वो समर्थन में नहीं आती तब तो फिर नामुमकिन हो जाएगा समर्थन जुटाना। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि हमें एक एक मत का हमारे लिए उतना ही प्रयोग है जितना कि मतलब जितना भी अन्य पार्टियों का, अन्य सदस्यों का, सबका हमें तो हम तो भाजपा वालों को भी हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने आपको बोला भी है कि हम तो भाजपा के सभी सांसदों को भी पत्र लिख के समर्थन मांगेंगे। सिर्फ कांग्रेस क्यों? क्योंकि यहाँ कोई हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमें 2 करोड़ जनता के अधिकारों की लड़ाई है, किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं। अरविंद केजरीवाल का इससे घर नहीं बनने वाला, ना ही आम आदमी पार्टी का इससे कुछ होने वाला। लेकिन अगर एक दिल्ली के वोटर का अधिकारों का हनन होगा तो आम आदमी पार्टी उसके लिए खड़ी होगी, दिल्ली सरकार उसके खड़ी ली होगी, अरविंद केजरीवाल जी उसके लिए खड़े होंगे, क्योंकि उनके दिल्ली की जनता ने बार बार उनको मौका दिया, उनको चुना है। रविंद्र प्रताप जी क्या कहिएगा? देखिए, जो सरकार लेके आई है जी, वो सत्तम जनता का अपमान है, द्वितीय संविधान का अपमान है जी, तीसरे केंद्र सरकार ने जो नियम बनाया था 1991 में उसका अपमान है, फिर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अपमान है, 2 बार आ चुका जी। ये 4 काम किया है बीजेपी सरकार ने और इसके खिलाफ श्री अरविंद केजरीवाल जी सबसे समर्थन मांगने के लिए जा रहे हैं। तो ये फैसला राज्य सब खाली केजरीवाल जी के समर्थन में नहीं जी, ये भाजपा का चरित्र और चेहरा बोलेगा कि जिसमें वो संविधान का भी अपमान करती है, उच्चतम न्यायालय का भी अपमान करती है। सर माफी चाहूंगा, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज दुरुस्त कराते हैं, दोबारा मैं आपके पास आता हूं। अनिल गोयल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल गोयल साहब क्या कहिएगा? अध्यादेश के सहारे अगर विपक्षी एकता मजबूत हो गई तो बीजेपी का समीकरण तो बिगड़ जाएगा और अध्यादेश के मामले पर बीजेपी आश्वस्त है। अच्छा जी, सही मायनों में अध्यादेश के बहाने जो ये केजरीवाल जी ने जगह जगह पर संपर्क किया है, तो केजरीवाल जी की 2 मुहिम नीति साफ पता चलती है। केजरीवाल जी इससे पहले ये सब भ्रष्टाचारी की लंबी सूची थी, जिस सूची को ये केजरीवाल जी लेके घूमते थे। अब उसी भ्रष्टाचारियों की सूची में इनका नाम भी शामिल हो गया है। ये भी उन भ्रष्टाचारियों में शामिल होकर के भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं। जहाँ तक अध्यादेश के विरोध का सवाल है, आप मुझे ये बताएं कि एलजी ने कौन सा गलत काम करा? एलजी ने इनके भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, दिल्ली के विकास को गति देने के लिए, अगर उन्होंने इस काम के लिए काम कर रहे हैं और दिल्ली सरकार सिर्फ और सिर्फ वाई लूटने के लिए, सिर्फ प्रचार में पैसा बर्बाद करने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है, जिसको भारत सरकार मूक दर्शक बनकर नहीं देख सकती, एलजी मूक दर्शक बनकर नहीं देख सकते, दिल्ली की जनता मूक दर्शक बनकर नहीं देख सकती। और जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली का बंटाधार करा, जिनका कल तक ये आरोप लगाते थे ये चारा चोर हैं, ये CWD के चोर हैं, चाहे वो शीला दीक्षित, चाहे कांग्रेस है, चाहे वो है, जिन पर एक आरोप लगाते थे ये परिवारवाद की पार्टियां हैं, आज उन सबको गले लगा करके ये भ्रष्टाचारियों की संख्या में इनका इजाफा हुआ है और देश की जनता देख रही है, सब देख रही है, इसमें हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये और जितना अधिक जाएंगे उतना अधिक ओपन होंगे कि भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर के एक परिवारवाद के जो परिवारवाद को खत्म करने लिया, परिवारवाद की पार्टियों से मिलकर के किससे मिल रहे हैं? जो सब परिवारवाद, चाहे अखिलेश यादव है तो परिवारवादी पार्टी के से मिल रहे हैं, वो जिन से भी मिल रहे हैं, चाहे एनटी वो तुम्हारा करना वो उसका जो भी मतलब मुख्यमंत्री हैं, सारे मुख्यमंत्रियों में इन्होंने सब परिवारवाद ये जो परिवारवाद से संबंधित है और ये परिवारवाद को आगे बढ़ावा देने के लिए, भ्रष्टाचार को आगे बढ़ावा देने के लिए एक ये भानुमती कुंभ इकट्ठा हो रहा है। तो हमें इन्हें देश की प्रगति से कोई मतलब नहीं, इन्हें अपने परिवार को बचाना, अपने आप को बचाना, देश को नहीं। लेकिन गोयल साहब दिल्ली में जो व्यवस्था पहले थी वही व्यवस्था चलती रही थी, दिक्कत क्या थी? अध्यादेश आपको लगता है कि लाना जरूरी था? नहीं, मुझे एक बात बताएं, दिल्ली के अंदर इससे पहले
बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और केंद्र में बीजेपी की सॉरी केंद्र में बीजेपी सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, आराम से काम चला। और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में बीजेपी सरकार थी, आराम से काम चला। दोनों ने संवैधानिक हिसाब से काम चलाया, दोनों ने एक दूसरे का सम्मान करा, जबकि दोनों की विरोधी विचारधारा है जो आज तक सबको जग जाएगा। लेकिन किसी ने भी संविधान का उल्लंघन नहीं करा। इन्होंने तो संविधान की धज्जियां उड़ाई है, नियमों की धज्जियां उड़ाई है, तभी इस तरह का विवाद पैदा हो रहा है। ठीक है। नहीं तो एक आप इसके अलावा भी आप एक बात ये देख रहे होंगे कि पूरी हिंदुस्तान में अगर कहीं दूसरी स्टेट दूसरा मुख्यमंत्री भी है तो भी सरकार का मुख्यमंत्री सहयोग बराबर है, कहीं कोई विवाद नहीं है। नहीं, लेकिन सवाल तो अब तमाम दूसरे नेता भी उठा रहे हैं ना। आज अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि अच्छे काम बिगाड़ने का काम बीजेपी करती है, ये तो आदत में शुमार है। गैर बीजेपी शासित राज्यों में कैसे सरकारों को परेशान किया जाए, बस इस बात के नुस्खे तलाशती बीजेपी, ये आरोप लगा रहे हैं। मैं तो ये बात कह रहा हूँ, जब केंद्र में बीजेपी सरकार थी और स्टेट में अखिलेश यादव की सरकार थी, तब हमने कौन से एक साथ भेदभाव करा? बिना बातों का आरोप लगाने को लाभ नहीं है। आप ये बताएं कि एक समय ये भी था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, स्टेट में इनकी सरकार थी, किस पॉइंट पर भेदभाव हुआ स्टेट पे? ठीक है, हम किसी पॉइंट पर भेदभाव नहीं करते। तो ये तो निश्चित तौर पर अपनी जो कमियां हैं उनको बचाने, उनको छिपाने के लिए इस तरह की ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ठीक है, नीतीश चौरसिया जी क्या जवाब देंगे? मैं अभी बड़ी धैर्य से इनकी बात सुन रहा था। मैं आज की एक बात बताता हूँ कि मैंने आज घर से निकला तो देखा कई जगह पोस्टर लगे हुए थे कि अरविंद केजरीवाल इस बात का जवाब दो कि पेंशन लोगों की क्यों नहीं मिल रहा। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अध्यादेश के माध्यम से आपने कमेटी बना दी, कमेटी तय करेगी क्या होगा क्या नहीं होगा, तो जवाब अरविंद केजरीवाल से क्यों मांग रहे हैं? जरा भाजपा वाले पूछ लें, नहीं वो अपने आप से पूछे। नहीं नीतीश जी, जो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग मनमर्जी पर आमादा हो गए थे और गलत काम हो रहे थे, इसके अलावा कोई रास्ता था नहीं। अरविंद केजरीवाल जी क्यों कहते हैं कि देश में एक चौथी पास राजा है, इसे पता ही नहीं क्या करना है। एक अनपढ़ों की जमात है, उसने एक चौथी पास राजा को अपना राजा बना लिया है और उसी को नेता मान के घूम रहे हैं। ये वही केजरीवाल साहब तो है ना, सुनिए तो नीतीश जी, ये वही केजरीवाल है ना जो एक वक्त कहते थे कि कोई जरूरी नहीं कि देश का नेता पढ़ा लिखा हो, कड़ा होना चाहिए। 30 सेकंड की बात मैं अपनी खत्म करूंगा। इन्हें ये नहीं पता कि फंडामेंटल राइट एक वोटर का जो उत्तर प्रदेश में है वो दिल्ली में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साधारण सी बात कही। अब ये फंडामेंटल राइट, एक बात बताइए, एक वोटर अपने मुख्यमंत्री को चुनने की प्रक्रिया है, वोटिंग प्रक्रिया है। अब एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी अधिकारी को आप लाके उस कमेटी में रख देंगे, चीफ सेक्रेटरी कैसे मुख्यमंत्री से ऊपर हो सकता है? एडवाइस कैसे ले सकता है? वो तो आदेश देगा ना। ये देश लोकतांत्रिक देश है, ये समझना चाहिए इस राजा को। लेकिन क्या करे, 34 पास राजा को पता ही नहीं कुछ, वो अपने ही अंधभक्ति में मस्त है। ठीक है, तो केजरीवाल साहब कंफ्यूज है क्या? चौरसिया साहब सुनिए तो, अरे सुनिए भाई, सुनिए थोड़ा सुनिए। नीतीश चौरसिया जी, मेरी आवाज पहुंच रही ना आप तक? मेरी आवाज पहुंच रही ना आप तक? जी। हाँ, केजरीवाल साहब कंफ्यूज है क्या? कभी वो कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री हो या कोई नेता हो, पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है, कड़ा होना जरूरी है। और कभी कहते हैं कि अनपढ़ चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया। मैंने चौथी पास राजा कहा तो प्रधानमंत्री ही क्यों लगा आपको? नहीं, इशारा सुने ना, इशारा आप लोगों से इशारे, आप लोगों के इशारे समझ में आने लगे हैं ना लोगों को। आप पब्लिक में भी जाएंगे ना, आप किसकी तरफ गेंद उछाल रहे हैं लोगों को पता चल जाएगा। मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन आपको चौथी पास राजा एक ही आदमी दिखा। नहीं तो निशाना तो आप किस पर साध रहे हैं? अब अध्यादेश पर बात हो रही है। अरे नीतीश चौरसिया जी, अध्यादेश पर बात हो रही है तो जो बाइडेन का जिक्र करेंगे क्या आप? मैं किसी की डिग्री पर सवाल उठाऊंगा। सुनिए ना, बात अगर अध्यादेश पर हो रही है तो स्वाभाविक है कि आपका निशाना कहाँ होगा। बिल्कुल, बात अध्यादेश जो बाइडेन पर बात कर रहे हैं क्या? की है, दिल्ली के 2 करोड़ जनता के अधिकारों की है, लोकतंत्र। सर मुझे ये बताइए, नहीं चौरसिया साहब मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए ना कि कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी तक स्थिति साफ नहीं है। हालांकि पींगे बढ़ाने की कोशिश केजरीवाल साहब की तरफ से की जरूर जा रही है, लेकिन कांग्रेस असमंजस में है, अपना नफा नुकसान तोलने की कोशिश कर रही है। और विरोध जो हो रहा है पार्टी के भीतर वो तो अपनी जगह है। कांग्रेस साथ नहीं आएगी तो फिर क्या कीजिएगा? देखिए, हमने कहा ना कि हम तो भाजपा वालों से भी समर्थन मांगेंगे, कांग्रेस तो सिर्फ तो मांगेंगे।
क्योंकि ये हमारी व्यक्ति की विशेष की लड़ाई नहीं है ना। सर वही कांग्रेस तो आरोप लगाती है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। जब चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन होता है, इनकी एक सीट चली जाती है भाजपा के समर्थन में। जब दिल्ली में मेयर का चुनाव होता है तो ये उसको फायदा पहुंचाते हैं। आगे चल क्या रहा है, इनका तो स्टैंड ही क्लियर नहीं है। मैं दावे से कहता हूँ भाजपा की भी टीम है, दावे से कहता हूँ। आप इसको चलाइए अपने चैनल पे। तो ये मेलजोल रविंद्र प्रताप सिंह जी, रविंद्र प्रताप सिंह जी, ये मेल कैसे बनेगा? सिर्फ राहुल गांधी है। ये मेल कैसे बने? ठीक है चौरसिया साहब, मुद्दा हट जाएगा, भाजपा अपना हट पे आ जाएगी। ठीक है चौरसिया साहब, ठीक है ना सर। रविंद्र प्रताप जी क्या कहेंगे? ऐसे दोस्ती होगी, वो उनको बी टीम बताते हैं और वो दूसरे को बताते हैं वो उनकी बी टीम। आप किसकी टीम में हैं? आप लोग फंस तो नहीं रहे हैं फेर में? अभी ए टीम और बी टीम का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे पहले तो संविधान में जो संशोधन हुआ था 239 ए जी, उसके तहत दिल्ली को विशेष अधिकार दिया गया था। पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था छोड़ के सारा अधिकार चुनी हुई सरकार को था। तो अगर उस अधिकार को खत्म करते हैं तो एक कानून के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो इस विषय पे सोचना पड़ेगा, ए बी टीम नहीं। दूसरा, इसी आधार पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया, 2018 में भी आया था और अभी 11 मई को भी आया जी। तो इसके खिलाफ उन्होंने 8-9 दिन बाद, मतलब 19 मई को इन्होंने एक अध्यादेश बना दिया। तो हमें ये देखना है क्या भारतीय जनता पार्टी जनता के मैंडेट के खिलाफ कानून बनाएगी, क्या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाके कानून बनाएगी, क्या केंद्र सरकार के तमाम नियमों के खिलाफ जाके कानून बनाएगी। ये पहली बार हुआ है रविंद्र जी? जी, ये पहली बार हुआ है कि पहली बार किसी मसले पर अध्यादेश लाया गया? देखिए, वर्तमान में तो हम वर्तमान अध्यादेश की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को पहली बार दरकिनार किया गया? नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ है। शाहबानो केस में भी ऐसा हुआ था जी हुआ था, लेकिन तब उस समय का मामला था। आज का मामला जो वर्तमान में सामने है, मान लीजिए पीछे गलतियां होती रही है। भारत जो भारत राष्ट्र है, पुराना राष्ट्र है, 2 करोड़ वर्ष पुराना जी, इसमें तमाम गलतियां हो रही हैं, तो क्या उन गलतियों को लेके आगे बढ़ेंगे? नहीं, मुझे ये बताइए ना कि ये तो मामला कोर्ट में भी चल रहा है ना, कथित शराब घोटाला जो है, ये तो मामला सर्वोच्च अदालत में है। मनीष सिसोदिया साहब अब तक सलाखों के पीछे हैं। क्या इस बात की कोई गारंटी है कि जैसे आरोप लगे, कोर्ट में ये दलील दी गई है कि कुछ दस्तावेजों में हेरफेर करने की कोशिश की गई, उसका बाकायदा एक सीसीटीवी फुटेज आया, क्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मान लीजिए कि अध्यादेश ना होता, फिर तो मनमर्जी थी जी कि हमें जो करना है हम करेंगे, बोलने दो जिसको जो बोलना है? मुझे लगता है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। अगर इसको दूसरा पक्ष देख लेते हैं, पानी का पानी हो जाएगा। तो दूसरा पक्ष ऐसा है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है जी, और वहां की फुल फ्लैश सरकार है, वहां पर तो सीबीआई के ईडी की रेड पड़ रहे हैं ना। राजस्थान में पड़ गया, छत्तीसगढ़ में पड़ गया, तो वहाँ कौन सा दस्तावेज का हेरफेर हो गया? या जो कुछ भी अभी इन लोगों ने महाराष्ट्र में किया था शाहरुख खान के बेटे के साथ में, तो उसका सत्य तो निकल के चला आया। तो मनीष सिसोदिया जेल से छूट जाएंगे या फुल फ्लैश अधिकार जो मिल जाएगा? नहीं, तो इस बात की गारंटी कौन देगा कि अरविंद केजरीवाल जी ही हरिश्चंद्र हैं? वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इस बात की गारंटी तो ईश्वर भी नहीं दे सकता है, क्योंकि मेरा बेटा ही मुझसे झूठ बोलता है जी। मैं ही कभी कभी जरूरत पड़ने पे। चलिए, बिल्कुल ये बात आपने सही कही कि राजनीति में सब कुछ स्वाभाविक है। अनिल गोयल साहब, लेकिन जो एक आरोप, ये किसी एक पार्टी का दर्द नहीं है। आप किसी भी गैर बीजेपी शासित राज्य में चले जाइए, हर कोई निशाना साधता है कि मोदी राज में तो हम परेशान हो गए, ना खुद काम करते हैं ना हमें करने देते हैं। वो सीधा आरोप तो यही लगाते हैं। ये चुनौती नहीं होगा? अक्षय जी, जब अगर पुलिस भ्रष्टाचारियों को पकड़ने लगती है, चोरों को पकड़ने लगती है, तो सारे चोर, सारे भ्रष्टाचारी परेशान होते हैं। तो इसका मतलब पुलिस अपना काम बंद कर दे, वो कोई तरीका नहीं है। कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, वो कहे फलाना भी चोरी कर रहा है, तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तो तू पकड़ा गया, तू तेरे साथ कार्रवाई, वो भी पकड़ा जाएगा, देखो वो भी नहीं। एक बात। दूसरी बात मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, ये बीजेपी की बी टीम की, केजरीवाल को बीजेपी की बी टीम कहते हैं। अगर केजरीवाल जी को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, तो शीला दीक्षित को गाली दे करके केजरीवाल जी दिल्ली में चुनाव जीते,
और जब उनको कुछ एमएलए की जरूरत पड़ी तो कांग्रेस ने उनके एमएलए देकर के सरकार बनवाई। तो केजरीवाल जो है वो बीजेपी की बी टीम है या केजरीवाल कांग्रेस की बी टीम है, ये कांग्रेस को अपने आप में सोच लेना चाहिए। चलिए, ये तो कांग्रेस के भीतर ही इस बात को लेकर घमासान है कि समर्थन जो किया था पहले उसका खामियाजा क्या भुगता, या फिर जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस पर लगाए जाते रहे हैं और ये तक कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी की बी टीम के तौर पर आम आदमी पार्टी है। अब चर्चा के समापन का वक्त है, लेकिन बड़े संक्षेप में नीतीश चौरसिया जी एक फाइनल कमेंट आपसे जरूर चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल जी का मकसद सिर्फ अध्यादेश पर समर्थन जुटाना है या निगाहें और हैं 2024 के लिए? नहीं, बिल्कुल, देखिए हमारा फिलहाल तो सबसे जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो अध्यादेश को कैसे भी करके कानून में पारित ना हो सके, इसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में लड़ेगी। 11 तारीख को हमारी महारैली है, उसमें भी आपको दिखेगा किस प्रकार से दिल्ली की जनता अपने इस अध्यादेश के विरोध में अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी मिलेगी, और हमारा अनुमान है लगभग 5 से 7 लाख लोग आने के। चले, बिल्कुल रैली कीजिए, महारैली कीजिए, लेकिन सवाल यह है कि आंकड़ों से चलती है राज्यसभा और वहां पर जरूरत पड़ेगी कांग्रेस को, और जो टकराव इस वक्त देखने को मिल रहा है वो सूरत हाल कम से कम आज की डेट में तो नजर नहीं आ रहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ सकती है। लेकिन कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, शायद इसी बात को याद करके अरविंद केजरीवाल भी लगातार प्रयास में जुटे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।